मित्रों नमस्कार। आज के चिंतन में आपका स्वागत है। मैं विनय त्रिपाठी इस चलचित्र में आप सबका अभिवादन करता हूं। 23 जून 2024 का यह दिन है और समाचारों में आपने नालंदा विश्वविद्यालय की बहुत चर्चा सुनी है। नए परिसर का उसका उद्घाटन हुआ है। इसी संदर्भ में आज का चिंतन है। ज्ञान स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता, वह रक्षा करने वाले तैयार कर सकता है। मित्रों, जो यह चिंतन है, यह चिंतन इस समूची पृष्ठभूमि में है कि किस तरह से ज्ञान की परंपरा निरंतर प्रवाहित हुई और विभिन्न कालखंडों में उसमें विभिन्न बाधाएं भी आती रहीं और उन बाधाओं के बाद पुनः उत्थान भी होता रहा। नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा वर्तमान परिदृश्य में पिछले दिनों में बहुत हुई है और स्वाभाविक भी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नए परिसर का उद्घाटन किया है और उस नए परिसर का जो उद्घाटन हुआ है वह निश्चित रूप से एक आनंददायी पल है देश के हर उस व्यक्ति के लिए जो ज्ञान का पिपासु है, ज्ञान का साधक है और ज्ञान से जुड़ा हुआ है। 800 साल बाद जो यह गौरव के लौटने की कथा है, उस कथा में बहुत सारे मर्म छुपे हुए हैं। जो यह नया परिसर बना है, इस परिसर के पीछे न जाने कितने लोगों का चिंतन है। कौन नहीं चाह रहा था कि ज्ञान का यह केंद्र पुनः जीवित हो। इसके साथ भारत के भूतपूर्व वैज्ञानिक राष्ट्रपति यशस्वी APJ अब्दुल कलाम साहब का नाम भी जुड़ा हुआ है और न जाने कितने लोगों का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है। कितनी ही पंचवर्षीय इसके वर्तमान स्वरूप में आते आते बीत चुकी हैं। मित्रों, निश्चित रूप से जो ज्ञान है वह काल की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं रहता। वह काल की सीमाओं को पार करता हुआ निरंतर प्रवाहित होता है। नालंदा विश्वविद्यालय की जब हम चर्चा करते हैं तो जो वर्तमान संदर्भ है उसकी तो आप सब बहुत चर्चा सुन चुके हैं और जैसे प्रधानमंत्री जी का बहुत ख्यात इस संदर्भ में लोकार्पण के दिन का वक्तव्य भी आया। नालंदा केवल एक नाम नहीं, यह गौरव गाथा है। नालंदा सत्य का उद्घोष है कि आग की लपटें ज्ञान नहीं मिटा सकती। यह मेरा मिशन है कि भारत दुनिया के सबसे प्रमुख ज्ञान केंद्र के रूप में फिर उभरे। मित्रों, यह माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं और यह शब्द बहुत अर्थ रखते हैं, बहुत मायने रखते हैं। इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि यह शब्द विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के सम्मुख कहे गए हैं और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री के द्वारा कहे गए हैं। इस समूचे घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में हम आज इस चिंतन धारा में चर्चा करना चाहेंगे भारत की उस ज्ञान परंपरा के उन केंद्रों की जो अनादिकाल से विकसित हुए और जिनके अवशेष यदि खोजे जाएं तो निश्चित रूप से पुनः मिल जाएंगे। और मैं आपको नालंदा की चर्चा करते हुए ले जाना चाहता हूं उस पृष्ठभूमि की ओर
जब वेदों की रचना हो रही थी। संसार के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जिनमें ज्ञान का अगाध भंडार भरा हुआ है, चारों वेद ऐसे ही नहीं रच दिए गए। इनके रचे जाने से पूर्व एक समूची प्रशस्त पुष्ट ज्ञान परंपरा रही और उस ज्ञान परंपरा के आचार्यों ने, उस ज्ञान परंपरा के महर्षियों ने, उस ज्ञान परंपरा के ऋषियों ने, ऋषिकाओं ने जो अध्ययन किया, जो तपस्या की, जो उनके संज्ञान में आया, वह वैदिक साहित्य में पूंजीभूत है। मित्रों, अगस्त्य और वशिष्ठ के कालखंड से भी यदि आरंभ करें तो उस समय भी ज्ञान के बड़े बड़े केंद्र विकसित हो चुके थे, जिनमें न केवल ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अनुसार शिक्षा दी जाती थी, अपितु विभिन्न व्यवसायों के अनुसार शोध का कार्य भी होता था। और यह कार्य अंतःसलिला हो चुकी सरस्वती नदी के विस्तृत पाट के किनारे उसके कछार में आरंभ हो चुका था। यह बहुत पुरानी बात है। मित्रों, उल्लेख करना उचित होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और यशस्वी मुरली मनोहर जोशी जी मानव संसाधन मंत्री थे, तो उनके समय में सरस्वती नदी के पाट के शोधन के संबंध में भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य आरंभ हुआ था और यह पता चला था कि सरस्वती नदी का अस्तित्व जो वर्णित है वह इस धरा पर था। मित्रों, जो मैंने आरंभ में बात कही कि ज्ञान स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वह रक्षा करने वाले तैयार करता है। काल प्रवाह में जब हम देखते हैं तो विभिन्न अवसरों पर जो ज्ञान के प्रोधा हैं, जो ज्ञान के आगार हैं, जो ज्ञान के खजाने हैं, उन खजानों को नष्ट करने में, उन खजानों को भ्रष्ट करने में उन्हीं लोगों का योगदान होता है जो बाहुबल से संपन्न होते हैं और जो ज्ञान के द्वारा तैयार की गई विभिन्न युक्तियों का प्रयोग करते हुए उन समूचे ज्ञान के आगारों को नष्ट करने का, पुनः पुनः नष्ट करने का कार्य करते हैं। नालंदा की चर्चा करते हुए और आज के चिंतन के संदर्भों की व्याख्या करते हुए यह उल्लेख करना भी समीचीन होगा कि जो तक्षशिला है, तक्षशिला विश्वविद्यालय है, जो आज भारत की वर्तमान राजनीतिक सीमाओं के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन जो बृहत्तर भारत है, जो वास्तविक भारत है, जिस भारत के टुकड़े मुख्य रूप से 1947 में हुए थे और जिसका एक अंश पाकिस्तान है, वहां तक्षशिला विश्वविद्यालय के अवशेष उपस्थित हैं। और मित्रों, यह बहुत महत्वपूर्ण है उल्लेख करना कि विचार की विभिन्न धाराओं में जो सनातन प्रवाह है, उसमें विभिन्न प्रकार की विचार की विभिन्न सरिताएं प्रवाहित हुई हैं। उसमें जो सनातन सरिता का मुख्य प्रवाह था, वह तक्षशिला विश्वविद्यालय के रूप में चरम उत्कर्ष को प्राप्त हुआ। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था, सदियों तक उसने संसार के लिए ज्ञान के प्रमुख केंद्र के रूप में काम किया और 5वीं सदी ईस्वी में हूणों के द्वारा, हूणों के नेता या कहें लुटेरे या कहें मारकाट करने वाले
तोरमाण नामक नेतृत्वकर्ता के समय में तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला नगर नष्ट कर दिया गया। और संयोग की बात है कि 5वीं सदी में तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो सनातन सूर्य का उदय का केंद्र था, वह नष्ट हुआ और 5वीं शताब्दी में ही नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। मित्रों, तक्षशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय तक की यात्रा में एक बड़ा महत्वपूर्ण सूक्ष्म अंतर है, और जो यह अंतर है वह अंतर विचारधाराओं का है। तक्षशिला विश्वविद्यालय जहां सनातन ज्ञान का आगार था, वहीं नालंदा विश्वविद्यालय मुख्य रूप से बौद्ध चिंतन का केंद्र था। बौद्ध चिंतन में भी जो उसकी एक महत्वपूर्ण शाखा है, महायान शाखा, उसका केंद्र था। लेकिन यहाँ यह कहना उचित नहीं होगा कि केवल वह बौद्ध ज्ञान का केंद्र था। वहाँ पर सनातन वाङ्मय का भी अध्यापन होता था, ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के रूप में, और संसार के विभिन्न देशों के लोग वहाँ अध्ययन करने आते थे। और मित्रों, जैसे सदियों से बौद्ध धर्म का प्रचार विभिन्न देशों में हो गया था, तो विभिन्न देशों के बौद्ध धर्म में रुचि रखने वाले लोग, ज्ञान परंपरा में रुचि रखने वाले जिज्ञासु नालंदा विश्वविद्यालय अध्ययन करने आया करते थे। आज संसार में अनेक देशों में बौद्ध धर्म अपने प्रभावी रूप में उपस्थित है। मित्रों, नालंदा इस रूप में संसार के विभिन्न देशों के बीच भारत के संबंधों को पुष्ट करने का माध्यम भी बनेगा। यह जो आप सम्मुख दृश्य देख रहे हैं, यह मेरे निजी पुस्तकालय की इतिहास संबंधी एक अलमारी का एक खंड है, जिसमें प्राचीन काल से संबंधित कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं। मित्रों, इन्हें मैंने संभाल के रखा हुआ है, इसलिए ये आपको मैं दिखा पा रहा हूं। यदि मुझे यह विवेक पैदा ना होता, मेरे अंदर यह सामर्थ्य ना होता, तो यह पुस्तकें मैं संभाल कर ना रख पाता। इसलिए यदि ज्ञान को सुरक्षित रखना है, तो जो बाहुएं हैं, जो भुजाएं हैं, उनको भी बलिष्ठ रहना होगा और विवेक संपन्न होना होगा। यदि नालंदा विश्वविद्यालय इतना ही अच्छा केंद्र था, इतना ही बड़ा विश्वविद्यालय था, वहां इतने ही विद्वत लोग रहते थे, तो एक आतताई की रक्षा उस विश्वविद्यालय से क्यों ना हो सकी। मित्रों, यह एक विचित्र प्रकार का प्रश्न है, लेकिन मर्म का प्रश्न है और आज के चिंतन से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि उस विश्वविद्यालय ने संभवतः ज्ञान के पक्ष पर तो ध्यान दिया, ज्ञान की मीमांसा पर तो ध्यान दिया, ज्ञान के उत्कर्ष पर तो ध्यान दिया, ज्ञान के प्रसार पर तो ध्यान दिया, लेकिन ज्ञान की रक्षा के लिए जो बाहुएं चाहिए, उनके संस्कार की ओर ध्यान नहीं दिया। मित्रों, आज के चिंतन में इतना ही। मैं विनय त्रिपाठी पुनः पुनः राष्ट्र को बधाई देता हूं कि नालंदा विश्वविद्यालय अपने स्वरूप में पुनः दिखाई दे और वह संसार में ज्ञान का आलोक फैलाए, और शीघ्र ही तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रति भी इसी तरह की एक नीति क्रियान्वित हो। तो मित्रों, ज्ञान स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता, ज्ञान अपनी रक्षा करने वाले उत्पन्न करता है।
इस चलचित्र में इतना ही। मैं विनय त्रिपाठी आप सबको पुनः नमस्कार करता हूं।